अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिसनर, मेरे चैनल की जानिब से मैं एक नई कहानियों का सिलसिला शुरू कर रही हूँ जो कि साबिर हुसैन राजपूत की हैं। आप सब उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। उनकी कहानियों में हमें तजुर्बात, मुशाहिदात और सबक आमोज़ी भरपूर तरीके से मिलती है। आइए इस सिलसिले की पहली कहानी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस कहानी में शिकार वाली कोई बात नहीं है। ये एक वाक़या है। हम घरों से निकले तो शिकार के लिए ही थे, लेकिन शिकार तक नौबत ना आई। शिकार तो सिर्फ एक बहाना था। हम घूमने फिरने के लिए निकल गए थे। इस रोज़ हम सिर्फ 5 लड़के थे और हमारे साथ कुत्ते भी 5 ही थे। हमारे बाकी साथी इस वजह से साथ नहीं गए थे कि मौसम पर एतबार नहीं था। मार्च का महीना था और बाहर की बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। हम गांव से निकल गए और गप्पे हाँकते अपने इलाके की ज़मीन के खड्ड नालों में गायब हो गए। कुत्तों को हमने खुला छोड़ दिया था और वो भी हमारी तरह हंसी खुशी इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। इसी तरह हम कमोबेश 4 मील दूर निकल गए कि अचानक काली स्याह घटाएं छाने लगीं। हम उस वक्त नशेब में थे। हम दौड़कर एक टीले की आड़ में खड़े हो गए और फिर बड़े बड़े ओले गिरने लगे और ज़रा देर बाद ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। हम वहीं आड़ में आराम से बैठ गए। आधे घंटे में बारिश ख़त्म हुई तो हम चल पड़े और अब हमें वापस आना था। हम टीलों और चट्टानों के दरमियान जा रहे थे कि तकरीबन 150 गज दूर एक आदमी एक तरफ से सामने आया और हमें देखकर बहुत तेज़ी से वापस चला गया। साफ पता चलता था कि वो हमें देखकर पीछे को भागा है। वो इलाका ऐसा था जैसे हम एक गली में जा रहे थे और वो इस गली से मिलने वाली गली में से आया और पीछे को भाग गया। हमें कोई शक नहीं होना चाहिए था। हम भी तो इस वीराने में घूम फिर रहे थे, लेकिन इससे पहले ऐसे वाक़यात हो चुके थे कि एक आदमी हमें देखकर छुप गया। हमने जाकर देखा तो वो कोई मुजरिम निकला। हम आगे चलते गए और इस जगह जा पहुँचे जहाँ वो आदमी सामने आया था। वहाँ टीलों के दरमियान से तंग सा रास्ता था। हम उधर को गए। उधर मिट्टी की दीवारों की तरह टीले खड़े हुए थे। दरख्त बहुत थे, घास भी भीगी हुई थी। हमारे सामने जो इलाका आया ये किसी वसीओ अरीज किले के अंदर के हिस्से जैसा लगता था। हम उसके अंदर चले गए। हमने देखा कि हमारे सामने एक टीला दूसरों से ज़रा लंबा था और कुछ आगे जाकर ख़त्म हो जाता था। हमारे एक दोस्त ने आहिस्ता से कहा कि इस टीले के पीछे से हमें कोई देख रहा है। हमने उधर देखा। वो जो कोई भी था बहुत ही बेवकूफ़ था। वो हमें टीले के अगले सिरे के पीछे छुपा हुआ एक आंख से इस तरह झांक रहा था कि उसका आधा चेहरा साफ नज़र आता था। ये यकीनन वही शख्स था जो पहले हमें देखकर पीछे को भागा था। हम उसी तरफ चले जा रहे थे। हमने उधर नहीं जाना था। हम वो जगह पीछे छोड़ आए थे जहाँ से हमने दूसरी तरफ मुड़ जाना था। हम तो इस आदमी की पुरअसरार हरकतें देखकर इसके ताक़ुब में चल पड़े थे। वो उम्र ही ऐसी थी। ज़रा सा कहीं शक होता था तो उधर चल पड़ते थे कि कोई तमाशा होगा, कोई जो कुछ भी समझे। बात यह है कि इस वक्त बेसमझ थे और ये देखने के लिए आगे चले गए कि यह आदमी कौन है और क्या कर रहा है। हम बहुत तेज़ चलते वहाँ तक पहुँच गए और उस तरफ मुड़े जिधर वो आदमी खड़ा था। वो जगह ऐसी थी जिसे आप नीम गोल कुआं कह लें। वहाँ गोलाई में मिट्टी की दीवार खड़ी थी जिसे हमारी ज़बान में वंदी कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े तोदे लटक रहे थे। पता चलता था कि अभी गिर पड़ेंगे। दीवार में शगाफ सा भी थे और एक शगाफ ज़मीन के साथ था जो छोटा सा गार या गुफा बना हुआ था। दो आदमी इस गुफा के सामने खड़ा थे। वो आदमी इस गुफा के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी सी थी। वो हमसे ज़रा ही बड़ा था। उम्र 23-24 साल होगी। शक्ल सूरत बड़ी अच्छी थी। कद-बुद भी उस वक्त के मयार के मुताबिक अच्छा था। वो देहाती था, लेकिन कपड़ों से आसूदा हाल और बड़ी ज़ात का देहाती लगता था। वो हमें चुपचाप खड़ा देख रहा था। हम पुलिस के आदमी तो थे नहीं कि उससे बास-पूस करते कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हम भी उसे खामोशी से देखते रहे। मेरे अजीज़ दोस्त शहबाज खान ने सबसे पहले देखा और हमें आहिस्ता से बताया कि इसके पीछे गुफा में कोई आदमी लेटा हुआ है। मैंने इस आदमी के पीछे देखा तो मुझे 2 पाँव और घुटनों तक टांगें नजर आईं। मुझे शक हुआ कि ये औरत की टांगें हैं। वो औरत थी या मर्द, जिंदा नहीं हो सकता था। ये शक भी हुआ कि ये आदमी अंदर छुपी हुई औरत यहाँ हदूद ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने आए होंगे।
उस वक्त अंग्रेज का कानून चलता था। इस किस्म की नाजेबा हरकत उस वक्त भी जुर्म थी। वो कौन है? शहबाज खान ने इस आदमी से पूछा। तुम क्या करोगे पूछकर उसने आम से लहजे में कहा, जाओ अपना काम करो। नहीं जाते, मैंने जाहिल देहातियों की तरह कहा, हम यहीं खड़े रहेंगे। लाश है? हमारे एक दोस्त ने पूछा। उसने सर हिलाकर बताया कि लाश नहीं। हमारे कुत्ते उसके करीब चले गए तो वह शख्स बिल्ली की तरह डर कर पीछे परे हट गया। इन्हें एक तरफ करो यार, उसने कहा। तुम कहाँ से आ गए हो? हम टलने वाले नहीं थे। इसके साथ कुछ और मकालमों का तबादला हुआ। आखिर उसने लंबा सांस लिया और हमसे हमारे गांव का नाम पूछा। हमने बता दिया। तुम सब खानदानी मालूम होते हो, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। क्यों नहीं करेंगे, मेरे दोस्त अफजल ने कहा। तुम बात करो। उसने अपने गांव का नाम बताया। वो तहसील चकवाल का एक गांव था जिसका हमारे गांव से फासला 15-20 मील के दरमियान था। गांव की एक लड़की उसके पीछे घर से निकल आई थी। तय किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक वो सुबह सवेरे घर से निकल आया था। लड़की खेतों में जाने के बहाने घर से निकली और इस आदमी के पीछे पीछे आ गई। वहां से खट नालों और टीलों घाटियों का इलाका शुरू हो जाता था। ऊंट और हाथी भी गायब हो जाते थे। वो दोनों आम रास्तों से दूर दूर टीलों वगैरह की ओट में छुपते छुपाते चलते आए और जब यहाँ पहुँचे तो ओले पड़ने लगे। उसने पहले ओलों का साइज वही बताया जो मैंने आपको बताया है। हमें तो करीबी पनाह मिल गई थी और बड़ी जल्दी इस पनाह में चले गए थे, लेकिन इन दोनों के करीब कोई जगह सर छुपाने के लिए नहीं थी। करीब कोई दरख्त भी नहीं था। इस आदमी के सर पर पगड़ी थी। पगड़ी पर एक ओला लगा जिसकी ज़र्ब से सर बच गया। लड़की के सर पर मलमल का दुपट्टा था। इसके सर पर 1-2 वजनी ओले लगे। गौर करें कि एक तो ओले वजनी थे और वो आसमान से आए थे। रफ्तार का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। लड़की गिर पड़ी। इसके फौरन बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। इस जवान ने इस लड़की को उठा लिया और इस जगह तक आ गया। लड़की बेहोश थी। ओले ख़त्म हुए बहुत वक्त गुजर चुका था, मगर लड़की अभी तक बेहोश पड़ी थी। हमने बारी बारी लड़की को देखा। वो गुफा में लेटी हुई नहीं, बैठी हुई थी। वहाँ लेटने की जगह नहीं थी। लड़की की पोजीशन ये थी कि इसकी पीठ गुफा की दीवार के साथ लगी हुई थी और टांगें आगे को लंबी की हुई थीं। लड़की का सर एक तरफ को ढलका हुआ था। मैंने लड़की के माथे पर गोल उभार देखा था। खून नहीं निकला था। खून सर पर नजर नहीं आता था। खून ना निकले तो चोट का दर्द शदीद हो जाता है। लड़की खासी खूबसूरत थी और जिंदा थी। मैंने पगड़ी बारिश में भिगोकर उसके मुंह में कतरा कतरा पानी टपकाया है, उस खूबरू नौजवान ने कहा। लेकिन ये तो होश में आती ही नहीं। तुम इसे ले जा कहाँ रहे थे, मैंने पूछा। क्या तुम हमेशा के लिए गांव से जा रहे हो? उसने कहा, एक बड़े गहरे दोस्त के घर ले जा रहा हूँ। मेरे इंतज़ार में वो बैठा हुआ होगा। सारा मामला तय किया हुआ है। हम वहाँ जाएंगे तो मेरा दोस्त निकाह पढ़वा देगा। फिर मैं अपने बाप को पैगाम भेजूंगा कि मैंने इस लड़की के साथ शादी कर ली है, मुझे वापस आने की इजाज़त दे दो। इजाज़त नहीं दोगे तो सारी उम्र मेरी सूरत नहीं देख सकोगे। क्या लड़की यतीम है? मेरे एक दोस्त ने पूछा। इसका आगे पीछे कोई नहीं? सभी हैं, उसने जवाब दिया। इसका बाप है, चचा हैं, 2 भाई हैं। निकाह पढ़ाया गया तो इनके कदमों में सर रखकर माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन इस वक्त बात यह है कि लड़की को गायब पाकर उसे ढूंढने निकल पड़े तो कोई उन्हें ये ना बता दे कि लड़की इस तरफ जाती देखी गई थी। वो यहाँ आ गए तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की होश में नहीं आ रही। इसे कंधे पर उठाकर तो मैं कहीं नहीं जा सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या मदद करें? तुम खुद सोचो, उसने कहा। एक ये हो सकता है कि लड़की को बारी बारी उठाओ। मैं भी उठाऊंगा और हमें दोस्त के गांव पहुंचा दो। दूसरी मदद ये हो सकती है कि तुम्हारा गांव करीब है, वहां तक पहुंचा दो। मैं कहूँगा कि ये मेरी बीवी है। तुम्हारे गांव में कोई सियाना होगा, वो इसे होश में ले आएगा और कोई दवा दारू दे देगा। हम इस जुर्म में शामिल होकर फंसना नहीं चाहते थे। ना फंसते तो अपने बुजुर्ग हमें जूते मारते। हमने उसे कहा कि ये लड़की इसकी बीवी होती या बहन होती या कोई और रिश्ता होता तो हम इसे उठाकर अपने गांव ले जाते और हर तरह की मदद करते। फिर यही मदद कर देना, उसने कहा, कि किसी को ये न बताना कि तुमने मुझे इस लड़की के साथ यहाँ देखा था। हमने उसको तसल्ली दी कि हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर हम वहाँ से आ गए। रास्ते में उन्हीं की बातें करते रहे। अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि रात का पिछला पहर था। रात को बारिश हो रही थी और बिजली के धमाके इतने ज़ोरदार थे कि लोग जाग उठे और मवेशी जो बैठे हुए थे बिदक कर उठ खड़े हुए थे।
मेरी भी आँख खुल गई थी। मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बिजली कहीं करीब ही गिरी है। इसके बाद हम फिर सो गए। रात के पिछले पहर बाहर की कुछ आवाज़ों से आँख खुल गई। ये 2-3 आदमियों की आवाज़ें थीं। बारिश कभी की ख़त्म हो चुकी थी। अपने वालिद साहब के साथ मैं भी उठकर खड़ा हुआ और हम बाहर निकल आए। गांव के 3-4 आदमी बाहर खड़े हुए ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। पता चला कि अभी-अभी इनमें से एक आदमी के दरवाजे पर किसी ने बड़ी ज़ोर-ज़ोर से हाथ मारे हैं और इसके साथ एक औरत की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी थी, "दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो।" दरवाज़ा खोला गया। लालटेन की रोशनी में देखा कि एक जवान लड़की है जिसके चेहरे पर खून की लकीरें हैं और इसके कपड़े भी भीगे हुए हैं और इन पर खून भी है। दरवाज़ा खोलने वाला आदमी डर गया। वो लड़की को अपने घर में नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की उसे धकेलकर अंदर चली गई। "मुझे थाने तक ले चलो या मेरे गांव तक पहुंचा दो।" लड़की रोती और कहती थी, "मैं अपने खाविंद को जहर देकर आई हूँ।" उसने अपने गांव का नाम बताया, अपने बाप और अपने खाविंद का नाम भी बताया। इस घर का आदमी बहुत घबराया। उसने साथ वाले घरों से आदमियों को जगाया और बताया कि ये माजरा हुआ है। इन आदमियों ने कहा कि नंबरदार और 2-4 मोअज़्ज़िज़ीन को जगा लो। चुनाचे नंबरदार और हमारी बिरादरी के 3-4 बुजुर्गों को जगा दिया गया। इनमें मेरे वालिद साहब भी थे। मैं भी इनके साथ इस घर में गया जहाँ लड़की आई थी। इतनी देर में इस घर की और 2 और घरों की औरतों ने लड़की के चेहरे से खून साफ कर दिया था और उसके भीगे हुए कपड़े उतरवा कर अपने कपड़े पहना दिए थे। वो औरतों को बता चुकी थी कि उस पर क्या बीती है। उसने उन औरतों को जो बयान दिया था वो बुजुर्गों को एक औरत ने सुनाया। लड़की के सर के एक तरफ जख्म आया था। औरतों ने उस पर पट्टी बांध दी थी। वो कहती थी कि जख्म मामूली है। लड़की ने यह बयान दिया था कि वो घर से एक आदमी के साथ निकल आई थी। मैं इस लड़की को देख रहा था। जब पता चला कि ये घर से किसी के साथ निकल आई थी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ये वही लड़की थी जिसे 15 रोज पहले हमने एक आदमी के साथ गुफा में बेहोशी की हालत में देखा था। मैंने इसे वो दिन याद दिलाया और कहा कि उसके सर पर ओले लगे थे। उसने कहा कि हाँ, वो वही है, वो जिसके साथ घर से भागी थी। उसने हमें बताया था कि लड़की गैर शादीशुदा है, लेकिन लड़की ने अब बताया कि वो शादीशुदा है। शादी हुए अभी 1 ही साल गुजरा था। उसको खामिद अच्छा नहीं लगता था। वजह ये बताई कि वो मजहबी आदमी था और उसने मौलवियों जैसी दाढ़ी रखी हुई थी। वो इस लड़की से भी नमाज पढ़वाता था और मजहब में डूबा हुआ था। लड़की ने औरतों को बताया था कि उसका खामिद मुर्दा सा हो गया था। बीवी को वो पक्का मुसलमान बना रहा था, इसे नमाज बाकायदा पढ़ने को कहता था। लड़की ने अपनी ज़बान से तो ऐसी बात नहीं कही होगी। ये मेरा अपना ख्याल था कि लड़की आज़ाद ख्याल और हंसने खेलने वाली होगी और खामिद मजहब में डूबा हुआ संजीदा आदमी था। लड़की की मोहब्बत इस आदमी के साथ थी जिसके साथ हमने उसे पहले देखा था। लड़की की नौजवानी और खूबसूरती में ऐसी कशिश थी कि किसी भी आदमी की अकल को बेकार कर सकती थी। यह आदमी अभी नौजवान और नातजुर्बेकार था, अकल से हाथ धो बैठा। लड़की उसके आगे रोती थी और कहती थी कि वो खामिद से तंग आ गई है। लड़की ने यह भी बताया कि शादी के 5-6 महीने बाद खामिद ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया था। उसने लड़की पर बहुत पाबंदियां आयद कर दी थीं जो लड़की कबूल नहीं करती थी। लड़की अपने वालिदैन से शिकायत करती थी तो वो उसे कहते थे कि खामिद उसे नाजायज़ तंग नहीं करता, वो उसका हुक्म माने और उसी घर को अपना घर समझे। लड़की तंग आ गई। अभी शादी को 1 साल पूरा नहीं हुआ था। उसने अपने चाहने वाले पर अपना ऐसा असर पैदा किया कि वो उसके इशारों पर नाचने लगा। उन्होंने कहीं भाग जाने का इरादा कर लिया। यह आदमी कहता था कि वो फौज या पुलिस में भर्ती हो जाएगा। लड़की को उसने अपने इलाके के एक गांव में रहने वाले एक दोस्त के घर रखना था और निकाह पढ़वा कर फौज या पुलिस में भर्ती होने के लिए चले जाना और उधर ही कहीं अपना ठिकाना बनाना था। इनकी इस स्कीम में सिर्फ जज्बात इस्तेमाल हो रहे थे, अकल से काम नहीं लिया गया था। ये स्कीम कामयाब होने वाली थी ही नहीं। इसमें सिर्फ एक काम आसान था और वो ये था कि घर से भाग जाना। इसके आगे ये स्कीम एक सुहाना ख्वाब थी। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। हमारी जवानी के वक्तों में भी ऐसा ही होता था और अब भी होता है कि देहात की कोई लड़की किसी के साथ घर से भागती है। इसे अपने साथ ले जाने वाला किसी गाँव में अपने दोस्त के घर रखता था। वो जितने दिन वहाँ रहती वो दोस्त उसको ख़राब करता रहता। ये कीमत या उजरत है जो दोस्त लड़की को छुपा कर रखने के एवज़ वसूल करता है, बल्कि वो अपने एक दो दोस्तों को भी मदऊ करता है। लड़की इतनी मजबूर होती है कि बोलती नहीं।
देहात में किसी से कुछ भी पोशीदा नहीं रखा जा सकता। लड़की वालों को पता चल जाता है कि लड़की फला गांव में है। लड़की वाले अगर मजबूत खानदान के हों तो वो लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर जाते हैं और अपनी लड़की को बरामद कराते हैं। अगर वो ये कार्रवाइयां ना करें तो मोअज़्ज़िज़ीन को साथ लेकर लड़की को वापस लेते हैं। यहाँ से ख़ानदानी अदावतें शुरू हो जाती हैं, जिनमें लड़ाइयाँ होती हैं, कत्ल की वारदातें होती हैं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता है। इस आदमी और लड़की ने भी ऐसी ही स्कीम तैयार की थी। लड़की ने बहुत ख़राब होना था। इनके सामने एक मसला ये भी था कि लड़की शादीशुदा थी। खाविंद की मौजूदगी में उसका निकाह किसी और के साथ नहीं हो सकता था। इसका उन्होंने ये हल निकाला कि लड़की के खाविंद को जहर देने का फैसला कर लिया। इस आदमी ने लड़की से कहा कि वो ऐसा जहर ले आएगा जो फ़ौरन असर नहीं करता, बल्कि इसका असर आहिस्ता आहिस्ता होता है और इस असर से आदमी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिससे किसी भी डॉक्टर को ये शक नहीं होता कि ये जहर का असर है। लड़की ने हमारे गांव की औरतों को ये सारी बातें बिला झिझक बताईं। अल्लाह की तरफ से इस पर ऐसी मुसीबत टूटी थी कि इसके सीने में से तमाम राज अपने आप बाहर आ रहे थे। उसने बताया कि इस आदमी ने इसे जहर ला दिया जो लड़की ने रात को दूध में मिलाकर और इसमें ज़्यादा चीनी डालकर खाविंद को पिला दिया। दूसरी सुबह वो घर से इस आदमी के पीछे निकल गई। खुदा की बेआवाज़ लाठी फौरन हरकत में आ गई। वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि आसमान से ओले बरसने लगे और इन ओलों ने लड़की के सर पे गिरकर उसको गिरा दिया। ये मैं आपको सुना चुका हूँ कि लड़की किस तरह बेहोश हुई थी। हम इन दोनों को वहीं छोड़कर आ गए थे। इसके बाद इस लड़की पर जो बीती वो इसने इस तरह सुनाई कि लड़की को बहुत देर बाद होश आया। उसका सर अभी तक चकरा रहा था और सर में बड़ा सख्त दर्द था। लड़की घबरा कर उठी और उस जगह से बाहर निकली। वो जिसकी खातिर घर से निकली थी वो वहाँ से गायब था। लड़की ने इसे नाम लेकर पुकारा, मगर इस वीराने में उसे कोई भी जवाब न मिला। वो समझ गई कि लड़की होश में नहीं आ रही थी, तो वो आदमी अपनी मोहब्बत पर लकीर फेर कर भाग गया। जज्बात कलअदम हो गए और अकल काम करने लगी। उसने हमें कहा था कि वो यहाँ पकड़ा गया तो लड़की वाले उसे कत्ल कर देंगे। इसे शक तो हुआ होगा कि ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी। लड़की इस वीराने में मारी मारी फिरने लगी। उसने औरतों को बताया कि वो अपने गांव जाने से डरती थी। असर का वक्त हो गया था और वो सुबह से गायब थी। वो घर जाती तो सूरज गुरूब हो चुका होता। खामिद जो मजहब का शैदाई और मजहबी पाबंदियों का कायल था, लड़की अपने घर में दाखिल न होने देता और लड़की का बाप उसकी अलग पिटाई करता। लड़की के सर में सख्त चोटें आई थीं जो उसे तकलीफ भी दे रही थीं। उसके साथ ये खौफ कि वो अकेली नहीं जा सकती और गई तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। वो कहती थी कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जिसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपनी जान को खतरे में डाल दिया था वो इसे अकेला छोड़कर भाग जाएगा। वो इसे ढूंढने लगी और बार बार उसे पुकारती थी। वो इधर भागते दौड़ते ऐसी जगह पहुंच गई जहां करीब से रास्ता गुजर रहा था। अचानक दो आदमी आ गए। लड़की ने छुपने की कोशिश की, लेकिन इन आदमियों ने उसको देख लिया था। वो इसके पीछे आए और उसे पकड़ लिया। उन्होंने लड़की से पूछा कि वो किस गांव की रहने वाली है और यहाँ क्या कर रही है। लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे दिलासा दिया और ऐसी शफकत से पेश आए कि लड़की ने बता दिया कि वो किस गांव की रहने वाली है और वो यहाँ तक किस तरह पहुँची और किस तरह बेहोश पड़ी हुई है। उसने रोते हुए बताया कि वो जिसकी खातिर घर से निकली थी वो इसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया है। ये दोनों, बल्कि इनमें से एक आदमी बहुत चालाक था, जो बाद में पता चला कि ये शख्स बदमाश और जुराइम पेशा था। उसने लड़की को अपने कब्जे में लेने के लिए उसे धोखा दिया। इस शख्स को मैं जानता हूँ, उसने लड़की से कहा। वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो पहले भी 2 लड़कियों को वरगलाकर घर से निकाल ले गया था और उन्हें बेचकर वापस चला गया था। वो दूसरे गांव की लड़कियां थीं। अब वो तुम्हें धोखा देकर तुम्हें भी बेचने के लिए साथ ले जा रहा था। इस शख्स ने ऐसी हमदर्दी और ऐसे प्यार से इस लड़की के साथ बातें की कि वो इसकी बातों को सच मानने लगी। लड़की ने उससे पूछा कि वो अब कहाँ जाए। इस चालाक ने लड़की को बहुत डराया और कहा कि उसने 3-4 आदमियों को इधर उधर घूमते फिरते देखा है और उसने पूछा था कि क्या इनका कोई मवेशी गुम हो गया है। उन्होंने बताया कि इनकी लड़की लापता हो गई है और वो इसे ढूंढ रहे हैं। इस शख्स ने लड़की के साथ ये झूठ भी बोला कि वो आदमी कहते थे कि लड़की जहां मिली वहीं उसे कत्ल करके ज़मीन में दबा देंगे। मुख्तसर ये कि इन दोनों आदमियों ने लड़की को खौफज़दा कर दिया और इसके साथ शफकत और प्यार का मुजाहरा भी किया।
और इस तरह लड़की पर ऐसा असर डाला जैसे उस पर उन्होंने जादू कर दिया हो। लड़की उनके साथ चल पड़ी। इत्तेफाक से ये आदमी जो इन दोनों में से बहुत चालाक था, लड़की को हमारे गांव से थोड़ी ही दूर छोटे से गांव में ले आया। ये छोटा सा गांव था। इस किस्म के गांव को हमारे इलाके में ढोक कहते हैं। ये ढोक हमारे गांव के बिल्कुल करीब थी। फासला 1 मील से भी कम था। हमारी छतों से भी ये ढोक साफ नजर आती थी। लड़की ने जब इस आदमी का नाम लिया तो हम समझ गए कि ये आदमी लड़की को धोखे में लाया था। मैं इसका नाम नहीं बता रहा क्योंकि इसकी अगली नस्लें जिंदा हैं और इसकी मौजूदा नस्ल बाइज्जत जिंदगी बसर कर रही है। ये शख्स बदमाश और बड़ा जुएबाज था। पुलिस के साथ भी इसका याराना था और वो नंबरदारों को भी हाथ में रखता था। उसकी बीवी थी लेकिन औलाद नहीं थी। ये बराए नाम बीवी थी। गरीब और सादा तबीयत की औरत थी और वो नौकरानियों की तरह इस शख्स के साथ रह रही थी। यह आदमी अपना रौब रखता था। बदमाश और बदकिरदार होने के बावजूद अपने इर्द गिर्द के देहात के लोग उसकी इज्जत करते थे। इसकी वजह ये थी कि वो किसी के घर में चोरी चकारी नहीं करता था और हर एक के साथ प्यार से बोलता था। हमारे गांव में भी इसका आना जाना था और हमारे साथ उसकी गपशप रहती थी। वो लड़की को अपने घर ले आया। जब वो अपने गांव में पहुंचा था उस वक्त रात हो चुकी थी। उसने अपनी बीवी के मुतालिक लड़की को बताया कि ये इसकी नौकरानी है। उसने लड़की को शादी के लिए राजी कर लिया। इसने ये भी न सोचा कि लड़की का खामिद जिंदा है या मर गया। सुबह ये शख्स ढोक की मस्जिद के मौलवी को घर ले आया। वो 2 और आदमी साथ लेके आया जिनमें एक वही था जो गुज़िश्ता रोज़ उस आदमी के साथ था। मौलवी ने इनका निकाह पढ़ा दिया। आजकल तो निकाह फार्म बन गए हैं। इस वक्त निकाह रजिस्टर हुआ करता था। लड़की ने बताया कि निकाह के वक्त कोई रजिस्टर नहीं था। एक कागज़ पर लड़की का अंगूठा लगवाया गया था। इस कागज़ पर इस आदमी ने भी अंगूठा लगाया था और कागज़ पर मौलवी ने कुछ लिखा था। लड़की अनपढ़ थी। इसे कुछ पता न चला कि कागज़ पर क्या लिखा गया था। 14-15 दिन गुजर गए। इन दिनों लड़की अपने घर की छत पर जाती रही। गांव की 3-4 औरतों से उसकी मुलाकात भी हुई। किसी ने भी लड़की को यह न बताया कि यह आदमी अच्छे चाल चलन का नहीं। सिर्फ इस आदमी की बीवी थी जिसने उसे बताया कि वो इस शख्स की नौकरानी नहीं बल्कि बीवी है। इन 14-15 दिनों के दौरान लड़की के सर की चोटें बिल्कुल ठीक हो गई थीं और उसका रंग रूप भी निखर आया था। एक रोज़ इस शख्स ने लड़की से कहा कि उसके एक दोस्त की बहन की शादी है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। उसने लड़की को दूर का कोई गांव बताया। लड़की अपने आप को उसकी बीवी समझ रही थी। वो शादी पे जाने के लिए तैयार हो गई। ये शख्स उसके लिए बड़े अच्छे कपड़े सिलवा कर लाया था। वो रात को इस गांव को रवाना हुए। यह आदमी लड़की के लिए एक घोड़ी ले आया था और खुद पैदल चल पड़ा था। लड़की ने यह भी ना सोचा कि शादी पर जाना था तो दिन के वक्त क्यों नहीं गए। दरअसल लड़की इस आदमी से इतनी मुतासिर हो चुकी थी कि वो जो कहता था वो करती थी। इस आदमी की उम्र 35-36 साल थी और वो अच्छी शक्ल सूरत का आदमी था। बेशक लड़की धोखे का शिकार हुई थी लेकिन वो अपने बड़े ही शरीफ और नेक खामिद को धोखा देकर आई थी। खुदा की लाठी उसके साथ साथ चल रही थी। मौसम अभी तक बारिशों वाला था। वो अपने गांव से बमुश्किल 1 ही मील दूर गए होंगे कि मौसम में बाहर की घटा ने 7 बिजलियां लिए बड़ी तेजी से आ गई। बारिश शुरू हो गई और उसके साथ ही बिजली बड़े जोर जोर से कड़कने लगी। ये तो आप जानते हैं कि बिजली दरख्तों पर गिरा करती है। ये दोनों बारिश से बचने के लिए एक घने दरख्त के नीचे जा खड़े हुए। लड़की घोड़ी से उतर आई। उसके उतरते ही इतनी जोर का धमाका हुआ जैसे आसमान फट गया हो। जिस दरख्त के नीचे वो खड़े थे इसमें सूरज जैसी चमक हुई और बड़ी जोर से कड़ कड़ की आवाज़ आई। एक मोटा टहन टूट कर गिर रहा था। ये बिजली थी जो इस दरख्त पर गिरी थी और इससे टहन टूट गया था। मैंने अंदाज़ा किया कि ये वही धमाका था जिस पर हमारे घर में सब जाग पड़े थे और मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बिजली कहीं करीब ही गिरी है। अंदाज़ा करें कि जो लोग तकरीबन 1 मील दूर थे और घरों के अंदर सोए थे उस धमाके से जाग पड़े थे तो इनका क्या हाल हुआ होगा जिनके सर पर यह धमाका हुआ था। लड़की ने बताया कि वो फौरन बेहोश हो गई और जब वो होश में आई तो बहुत बड़ा टहन अपनी टहनियों के साथ उसके करीब गिरा हुआ था और लड़की के सर में बड़ा तेज़ दर्द हो रहा था। वो फौरन उठी। उसने महसूस किया कि उसके सर में चोट आई है और ये चोट उस वक्त आई होगी जब वो धमाके और चमक से ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हमने बाद में जाकर वो दरख्त देखा था। टहन इतना बड़ा था कि ये इस लड़की के ऊपर गिरता तो वो जिंदा न रह सकती थी।
इस टहनी की कोई सूखी हुई मोटी टहनी लड़की के सर के दाएं तरफ लगी थी, जिससे खून निकलने लगा था। बहरहाल लड़की का जिंदा रहना एक मौजज़ा था। इसे तो सिर्फ धमाके से ही मर जाना चाहिए था। लड़की पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि इसे वो ओले याद आ गए जिन्होंने 14-15 रोज पहले उसे बेहोश करके गिरा दिया था। उसके जहन में ये ख्याल आ गया कि उसके करीब बिजली गिरी है और उसके बाद बिजली इसके सर पर गिरेगी और वो जलकर राख हो जाएगी। उसने उस आदमी को पुकारा, मगर वहाँ न घोड़ी थी न वो आदमी था। उसने दरख्त के इर्द गिर्द घूम कर देखा, टहन की शाखों के नीचे देखा। बारिश कभी की थम चुकी थी, बादल फट गए थे, इनमें से चांद निकलता था तो धुली हुई फिजा में चांदनी बड़ी साफ निकलती थी। वो आदमी कहीं नजर न आया। लड़की के सर पर चोट का असर और दिमाग पर खौफ का असर और रात की तन्हाई। वो वापस चल पड़ी। बार बार उसकी आंखों के आगे अंधेरा आता और गुजर जाता था। वो रोती और रो रो कर माफिया मांगती थी और फिसलती और संभलती चली आ रही थी। जाहिर है कि वो अपने होशो हवास में तो थी नहीं। वो जिस गांव में दाखिल हुई वो हमारा गांव था। उसने पहले ही दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुल गया। नंबरदार और गांव के मौजूद बुजुर्गों ने लड़की के साथ बातें की तो उसने यही कहा कि मुझे थाने ले चलो, मैंने अपने खामिद को जहर दिया है, या मुझे मेरे गांव तक पहुंचा दो। मैं अपने बाप और अपने खामिद के कदमों में सर रखकर माफ़ी मांगूंगी, इसने कहा, और इन्हें कहूंगी कि मुझे अपने हाथ से ज़ुबह कर दें। इसका गांव कमोबेश 20 मील दूर था। हमारे बुजुर्गों ने पहला काम यह किया कि गांव में एक हिंदू हिकमत और जराही करता था, उसे बुलाकर लड़की के सर पर मरहम पट्टी कराई गई। फिर वो आदमी घोड़ियों पर लड़की के गांव भेजे गए। उन्हें लड़की के बाप का नाम बताकर कहा गया था कि किसी को पता न चलने दें और सिर्फ इसके बाप को ही बताएं कि अगर इसकी लड़की लापता है और उसका ये नाम है तो वो हमारे गांव में है, आए और आकर ले जाए। वो ढोक हमारे गांव की नंबरदारी में आती थी। नंबरदार ने उस बदमाश को बुलाया और उसे बताया कि लड़की ने ये बयान दिया है। इस शख्स ने इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी ऐसी लड़की को जानता ही नहीं। नंबरदार ने उससे और कुछ न पूछा। वो सरकारी आदमी था, उसने थाने में जाकर ये इतला तो ज़रूर देनी थी कि एक लड़की इस हालत में हमारे गांव आई है, इसका ये बयान है और उसे वारिसों के हवाले किया जाता है। दिन का पिछला पहर था जब लड़की का बाप, चचा और एक भाई आ गए। उन्होंने लड़की को देखा तो वो बाप के कदमों पर गिर पड़ी। बाप बिल्कुल चुप रहा। लड़की के चचा और भाई ने भी कुछ न कहा। इनकी खातिर तवाज़ु की गई। उन्हें बताया गया कि लड़की ने इन्हें क्या कहा था। इन्हें लड़की का सारा बयान भी सुना दिया गया। आप लोग हम पर एक मेहरबानी करें, लड़की के बाप ने हमारे बुजुर्गों से कहा। आप किसी और को पता न चलने दें कि लड़की ने क्या कहा है और उसने अपने खामिद को जहर दिया है। इसका तो दिमाग ख़राब है, आप खुद ही देख रहे हैं। क्या इसका खामिद जिंदा है? लड़की के बाप से पूछा गया। जिंदा तो है, उसने जवाब दिया, लेकिन बहुत दिनों से मालूम नहीं उसे क्या हो गया है। पेट और सीने में जलन बताता है और कहता है कि सर फट रहा है। सब कहते हैं कि अपने बीवी के चले जाने का सदमा है जो उसे खा रहा है। किसी हकीम और किसी सियाने को पता नहीं चल रहा कि ये क्या बीमारी है। अगर आपके गांव से वहां खबर पहुंच गई कि हमारी लड़की ने ये कहा था कि उसने अपने खामिद को आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाला जहर दिया था, तो लड़की के ससुराल वाले सीधे थाने पहुंचेंगे और हमारी लड़की को गिरफ्तार करा देंगे। ये तो बड़ा लंबा किस्सा है कि बाप ने क्या कहा और हमारे किसी बुजुर्ग ने क्या कहा। हम सब समझ सकते हैं कि लड़की के बाप, चचा और भाई के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। लड़की के करतूत ने सारे गांव में इनकी पगड़ी उछाल दी थी। लोग अपनी तरफ से भी कहानियां घड़ लेते हैं, इन्हें ज़रा सा इशारा चाहिए। यहाँ तो इनके सामने बहुत बड़ा वाकया हो गया था। वो लड़की को अपने साथ ले गए। अगले रोज़ इस लड़की के खामिद का बाप 2 आदमियों के साथ आ गया। ये भी लड़की के बाप की तरह मोअज़्ज़िज़ लोग थे। उन्होंने बताया कि लड़की अपने गांव पहुंची तो औरतें उसके घर चली गईं। लड़की का दिमाग ठिकाने नहीं आया था। वो यही रट लगा रही थी कि मैंने अपने खामिद को जहर दिया है और मुझे ज़ुबह कर दो या थाने ले चलो। लड़की की माँ ने बहुत कोशिश की कि लड़की चुप हो जाए, लेकिन वो चुप नहीं होती थी। उसके बाप ने गांव की औरतों को बाहर निकाल दिया, लेकिन पड़ोसियों और बिरादरी की औरतों को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। लड़की की माँ ने ये मशहूर किया कि लड़की पर दुश्मनों ने उल्टे तावीज़ करा दिए हैं। इन्हीं की वजह से वो घर से चली गई थी, लेकिन गांव में किसी राज को छुपा कर रखना नामुमकिन होता है। लड़की के ससुराल ने रात ही रात जासूसी करा ली थी। औरतें जो लड़की वालों की रिश्तेदार थीं, वो इस ससुराल की भी रिश्तेदार थीं। उन्होंने खबर दूसरी तरफ पहुंचा दी। अब ये लोग हमारे पास आए थे।
उन्होंने बताया कि लड़की के खामिद का एक चचा और एक बड़ा भाई उसे थाने ले गए हैं। उन्होंने जहर खाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये आदमी जो हमारे गांव आए थे वो ये मकसद लेकर आए थे कि इन्हें यहाँ से गवाह मिल जाएंगे कि लड़की यहाँ आई और उसने अपने खामिद को जहर देने का इकबाल किया था। हमारे बुजुर्गों ने उन्हें जवाब दिया कि पुलिस ने आकर पूछा तो हम सोच समझकर जवाब दे देंगे। 6-7 दिनों बाद पुलिस भी आ गई। मालूम हुआ कि लड़की के खामिद को थाने ले गए। इस ज़माने में पुलिस बड़ी तेज़ी से हरकत में आती थी। उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहाँ इसका थूक, खून और केक किया हुआ कुछ मवाद और न जाने क्या क्या लाहौर भेजा गया। वहाँ एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई कि इस शख्स के मैदे में जहर गया है और इसकी तमाम बीमारियों का बायस जहर ही है। लड़की को और जिसके साथ वो घर से निकली थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। थानेदार को लड़की ने बड़ा लंबा बयान दिया। इस बयान के मुताबिक हम 5 दोस्तों के बयान भी हुए। लड़की हमारे गांव में जिसके घर आई थी और हमारे 5 बुजुर्गों के बयान भी लिए गए। ढोक के इस आदमी को, मौलवी को और उनकी निशानदही पर बोगस निकाह के दोनों गवाहों को भी गिरफ्तार किया गया। चूँकि ये केस चकवाल तहसील का था इसलिए मजिस्ट्रेट की अदालत के बाद ये झेलम सेशन कोर्ट में गया। हम सब गवाही देने जाते रहे। लड़की को हम हर पेशी पर देखते थे। वो तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। मुलजिमों के वकील ने इसी नुक्ते को पकड़ लिया कि जिस लड़की के इकबाली बयान पर मुकदमा खड़ा किया गया है वो लड़की तो पागल है और मखबूतुल हवास है। सरकारी डॉक्टरों को कोर्ट में तलब किया गया था। उन्होंने लड़की को मखबूतुल हवास करार दे दिया था, जिसके नतीजे में तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया गया। जिस आदमी ने इस लड़की के साथ निकाह पढ़वाया था वो महज धोखा था। वो लड़की को किसी की शादी पर नहीं बल्कि उसे बेचने के लिए ले जा रहा था। गाहक इंतजार में था। लड़की को उसके पास पहुंचाना और रकम वसूल करनी थी, लेकिन रास्ते में इस दरख्त पर बिजली गिरी जिसके नीचे उन्होंने बारिश से पनाह ली थी तो वो इतना दहशतज़दा हुआ कि लड़की को छोड़कर भाग आया। 6-7 महीने और गुजर गए तो इस लड़की के गांव का एक आदमी मिल गया। उसने बताया कि लड़की बिल्कुल ही पागल हो गई थी। एक रोज़ वो मर गई। उसके माँ बाप कहते थे कि उस पर अचानक किसी बीमारी का हमला हुआ और रात में वो मर गई, लेकिन उसके घर वालों ने उसे जहर देकर या किसी और तरीके से मार डाला था।